हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। टॉक शोज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं बहुत विशिष्ट हैं, खास शख्सियत हैं, पहले भी आ चुके हैं। श्री केवी प्रसाद, स्वागत है आपका इस शो के अंदर। धन्यवाद। केवी प्रसाद जी सारा जीवन हिंदू के साथ जुड़े रहे, हिंदू न्यूज़पेपर के साथ सीनियर पोजीशंस पे, वॉशिंगटन में कांग्रेस के अंदर भी काम किया उन्होंने उनके लिए। और जब ये अपने पद से अभी निवृत्त हुए हैं खासतौर से, तो ट्रिब्यून के अंदर, जो कि काफी पॉपुलर नॉर्थ इंडिया के अंदर पेपर है, उसके अंदर रेसिडेंट एसोसिएट एडिटर के पद पर थे और बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने उसको ये पद को निभाया है। और बीच में कुछ समय के लिए शायद वो चीफ एडिटर के तौर पर भी थे, जहां तक मुझे याद है। खैर, आज बात करेंगे प्रसाद जी अफगानिस्तान के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, घटनाक्रम बहुत तेजी से घटता जा रहा है। अमेरिका ने जाने का फैसला तो किया, अमेरिका तो ऑलमोस्ट चला गया है। तालिबान, आज पेपर में आया, सुना है कि 90% पे कब्जा कर चुका है। हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आ, बिना कोई और बात कहे, सबसे पहले मैं आपकी पहली टिप्पणी लेना चाहूंगा इसके ऊपर कि ये हालात क्या है इस समय और किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। देखिए, वहाँ पे जैसे आपने कहा कि अमेरिका का जो फैसला हुआ वो आपको याद हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने तालिबान के साथ एक समझौता किया और कहा कि अगस्त तक वो वहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि उसको थोड़ा प्रेसिडेंट बाइडेन ने वक्त और लिया और सितंबर 11, जो कि एक सिंबॉलिक है उनके लिए, 9/11 जी सारे विश्व को याद है। तो उन्होंने कहा उस वक्त तक हम पूरी तरह वहाँ से अपनी ताकत, और वैसे भी अब तक काफी हद तक निकल चुके हैं। पीछे हम सब ने देखा है, बगराम एयरपोर्ट खाली कर दिया है, जो कि अमेरिकी फोर्सेस का गढ़ होता था। ये सब देखते हुए दूसरी तरफ तालिबान का रुख जो देखा है लोगों ने, वो ये है कि एक अग्रसर है वो। और कल ही शायद या परसों वहाँ अमेरिका के जनरल ने वहाँ एक बात कही है कि 400 में कम से कम 200 डिस्ट्रिक्ट इनके कब्जे में, तालिबान ओके। के। हालांकि दूसरी तरफ से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तालिबान फोर्सेस जहां जहां कब्जा करने की कोशिश कर रही है या कर रही हैं, वहां पे अफगानी नेशनल डिफेंस फोर्स बखूबी से कोशिश कर रही हैं। कई जगह रिपोर्ट्स आई हैं कि वो उनको खदेड़ के फिर से वापस काबुल का जो दबदबा है, काबुल का जो वर्चस्व है, वही लहरा रहा है। जी ये सब परिस्थिति अभी बहुत तेजी से बदल रही है, क्योंकि अफगानिस्तान का अशरफ गनी, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक हाल फिलहाल में एक हिंदू अखबार को इंटरव्यू दिया था, जी। जिन्होंने एक बात कही कि अफगानिस्तान के अंदर जो अंदरूनी हालात है कि तालिबान में विन द बैटल, वी विल विन द वॉर। ओके। तो एक बहुत बड़ी बात है उनकी तरफ जी। से कही गई है। तो पूरा विश्व इस पे एक टकटकी लगा के देख रहा है कि परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति कैसे बदलेगी और उसको लेके आसपास के जो राज्य है, राष्ट्र है, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नजर सबकी बहुत तेज है, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। कोई भी अभी कोई ज्यादा अपने आप को कमिट नहीं कर रहा है। इसमें मैंने करीब 2 महीना पहले एक टर्म्स को यूज करना शुरू किया था अपने इसी कार्यक्रम में, खास तौर से विदेश नीति के जो कुछ प्रोग्राम्स थे, तो कुछ एक्सपर्ट के साथ कि एक वहां पर नया क्वाड बन रहा है। ये मैंने टर्मिनोलॉजी पहले से यूज करनी शुरू कर दी थी, जो कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान। अब ये टर्म कुछ और लोगों ने भी यूज करनी शुरू की है और मैंने कहा ये क्वाड जो है बहुत खतरनाक क्वाड है और इनका जो प्रभुत्व होगा वहां पर, खास तौर से अफगानिस्तान के ऊपर, वहां पे इंडिया के लिए तो कोई स्पेस बचेगा नहीं। और ये उम्मीद करना कि रशिया कुछ सपोर्ट करेगा, आप आई थिंक ये बेमानी है। और ऊपर से आज चाइना ने अपना नया एम्बेसडर भी वहां पर नियुक्त कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो चालें चली जा रही हैं इस नए क्वाड के द्वारा, वो शायद भारत के लिए कोई स्पेस छोड़ नहीं रही है वहां पर। लगता है ऐसे ही है, क्या कहना है। देखिए, जिस चीज का आपने जिक्र किया, साल के शुरुआत में रशिया, चाइना अफगानिस्तान में अपनी पहल कर रही है, कई दिनों से कर रही, कई सालों से, महीनों से कर रही थी अपने तरफ से। और चीन का वहां पे खासा नजरिया अलग है, क्योंकि चीन के इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी है। सीपीसी कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया है, उसके तहत उनको वहां पे है। और हाल फिलहाल में जो तालिबान का अटैक जो पाकिस्तान में हुआ था, ये तालिबान के, तो वो भी चीन ने उसकी अच्छी खासी नाराजगी जाहिर की। और जो उन्होंने जो रशिया, अफगानिस्तान
चाइना का जो आपने बात की है, उन्होंने एक्सटेंडेड ट्रायोका करके पाकिस्तान को न्योता दिया जनवरी के। उसके बाद भारत ने जब अपनी बात रखी इस पे, शायद एक तरह से आपत्ति ही जताई थी, तो उन्होंने कहा जी हम वक्त आए जो भी है हम आपको हम जो वहाँ पे जो वार्तालाप हो रही है उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये इस तरह की चीजें बताई गई। लेकिन हाल फिलहाल में फिर से ये जब बात उठी कि भाई जो ये ट्रायोका, एक्सटेंडेड ट्रायोका में पाकिस्तान वहां पे पहुंच रहा है टेबल पे और भारत का कोई रोल नहीं है, तो कुछ काबुल की तरफ से ऐसे स्वर सुनाई दिए कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय रास्ते हैं उसको लेके अफगानिस्तान की स्थिति में एक तरह से उनको लगता नहीं कि बहुत कोई खास फायदा होने वाला है। एक दूसरा, उनकी तरफ से ये बयान ये भी आया था कि तालिबान के साथ भारत का तो कोई ऐसा कोई जिसे कहते हैं दबदबा नहीं है, जो मान के चल रहे पाकिस्तान का और तालिबान का पुराना रिश्ता है, सबको पता है, जग जाहिर है इसमें। तो वो इन्फ्लुएंस जो कर सकती है, भारत का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तालिबान पे, तो भारत को उस टेबल पे बिठाने का औचित्य है, इस तरह से तात्पर्य निकाला जा रहा है। तो जो आपने क्वाड की जो बात कही वो एक्चुअली ट्रायोका है और उसको वो एक्सटेंडेड ट्रायोका कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान को बुला लेंगे या कोई और को बुला लेंगे, नॉर्मल फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल ये है कि हर कोई अपना रास्ता देख रहा है और चूंकि अमेरिका रिट्रीट कर चुका है और कर रहा है और पूरी तरह से हो जाएगा और विदेशी ताकतें के नाम पे वहां पे कोई उस तरह से कोई जो यूरोपियन फोर्सेस है वो भी चली जाएंगी वहां से, तो ये खाई ना हो और चीन को इन्वेस्टमेंट की तरह से अपना एक जो तरीका देखेगी। और मेरे ख्याल से एक ये और रशिया इस वक्त चाइना के सबसे साथ लगा हुआ। बिल्कुल। अब इसमें प्रसाद जी कि मुद्दे बहुत सारे हैं। कुछ बात ये निकल कर आ रही है कि इस टाइम अफगानिस्तान पे जो तालिबान का राज होगा वो भी टुकड़ों में बटा हुआ होगा। कुछ एरियाज ऐसे होंगे जैसे कि हेरात के एरिया, जो वेस्टर्न एरियाज हैं, वो ईरानियन प्रभाव में रह जाएंगे और ऊपर जो मज़ार शरीफ जो बल्ख एरिया है वो, या नॉर्थर्न टेरिटरीज है, वो ताजिकिस्तान, यानी कि रशिया का इनडायरेक्ट उस पर कुछ प्रभाव हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक कुछ राष्ट्र जो हैं वो अपने अपने एरिया के अंदर एक प्रभुत्व जमा के अपना एरिया एक फिक्स कर लेना चाहते हैं। कुछ बात ऐसी चली, कुछ पाकिस्तान के ऊपर अंदर में आ जाएंगे, कुछ ईरान का रहेगा, कुछ रशिया का रहेगा, कुछ ऐसी बात जो निकल कर आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो जो है अभी वक्त आने पे आप धीमे धीमे खुलेगा, लेकिन जो देख रहे हैं कि जो लोग जो हमारे सामरिक जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है, कुछ लोगों का, हमारे से ज्यादा विदेशी सामरिक जो विशेषज्ञ है उनका ये मानना है कि 2021 का तालिबान वो तालिबान नहीं है जो 1996 में, उसके अंदर भी विघटन है, उसके अंदर भी अलग अलग स्वर हैं, उनके भी अलग अलग ताकतें हैं, तो वो जोर आजमाइश चलेगी, ऐसा उनका मानना है। तो वही वजह है कि जहां जहां जिसे कहते हैं अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा है। जो इसमें आपने बात की ताजिकिस्तान की, आपको याद होगा कि 1995-96 के बाद से वहां पे एक बहुत बड़ा नेता इनका ताजिक लीडर थे, अहमद शाह मसूद जी। अहमद शाह मसूद बहुत बड़े उस वक्त उज़्बेक और ताजिक की तरफ से थे और नॉर्दर्न अलायंस के वो लीडर थे और वो काफी हद तक अपना वर्चस्व बनाते थे। और उनका याद होगा कि उनका एक जब उनका असैसिनेशन जो कहा हुआ जाएगा, एक टेलीविजन कैमरामैन में वहां पे हमलावर पहुंचा और उनका जो है उसमें हुआ था। तो उसके बाद से काफी हद तक नॉर्दर्न अलायंस की ताकत और क्षति पहुंची। लेकिन अब फिर से कोशिश रहती है, 10-20 साल हो गए इस चीज को, इस बात को, और नहीं जब मौका बदल रहा है, जब परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति में हर कोई कोशिश कर रहा है कि हमारे पास जो शक्ति है उस शक्ति का हम प्रदर्शन करें, और शायद यही वजह है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि अभी तक कोई भी राष्ट्र ये मतलब इस पे काबुल पे जो एक चुनी हुई सरकार है अशरफ घनी के तहत, क्योंकि ये एक विडंबना रही, जैसे अमेरिका बात करती रही कतार में जाकर या बाहर जगह जाकर कि भाई तालिबान से, तो तालिबान तो चुनी हुई सरकार नहीं थी। तो एक तरफ चुनी हुई चुनिंदी सरकार जो काबुल में बैठी है, जिनको वहां के लोगों ने चुना है, उनसे क्या संपर्क है, और एक तालिबान से क्या संपर्क हो रहा है, इसको लेकर भी अभी तक कहते हैं एक पशोपेश बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से ये अभी ये मामला
जी। दूसरी बात ये प्रसाद जी निकल कर आती है कि चर्चाएं हैं, बातचीत हुई है, सुना है कि अजीत डोभाल भी काबुल गए थे साल के शुरुआत में, और बाद में कतर यानी कि दोहा में भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं। इनडायरेक्ट चैनल से तालिबान से बातचीत हो रही है। भारत की एक नीति रही कि तालिबान से बात नहीं करेगा, लेकिन क्या अभी कोई रास्ता बचा है बात करने के सिवाय? देखिए, परिस्थिति क्या है, अब ये जो जिन 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 मीटिंग्स का आपने हवाला किया है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से या सूत्रों के इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट कहा गया था कि हमारी कोई बैठकें नहीं हुई। चलिए मान के चलते हैं। सवाल दूसरा जो आप कह रहे हैं, क्या तालिबान से बातचीत वगैरह के बाद काम बनेगा? तो बातचीत तो तब होगी जब हम अपना नीति स्पष्ट कर लेंगे। बिल्कुल क्या बिल्कुल आप हम बिल्कुल। नई दिल्ली की नीति साफ रही आज तक कि वो एक चुनिंदा सरकार से बात करती है। चुनिंदा सरकार जो है इस वक्त काबुल में अशरफ गनी की है। तो और जैसे आज आपसे संपर्क हो रही है, तो सुनने में आया है कि अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो भारत आने वाले हैं, उनसे कुछ, क्योंकि पीछे कई दिनों से ये भी खबरें छपी हैं कि अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो और सैन्य सामान चाहते हैं। और पीछे रशियन एम्बेसडर का दिल्ली में इंटरेक्शन हुआ था पत्रकारों से, जी वहां पे लगातार लोगों ने एक ही सवाल दागा, क्या रशिया एयर सपोर्ट देगा तालिबान के खिलाफ? जी क्योंकि बिना एयर सपोर्ट के अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेस के हाथ बंधे हुए हैं, जी ऐसा माना जाता है। तो उसके जी जवाब में उन्होंने कहा, तो उन्होंने जब हवाला किया कि जब आप दूसरे मुल्कों में गए थे और आपने एयर सपोर्ट दिया था, तो उन्होंने कहा जी वहां के मुल्क ने हमें न्योता दिया था कि हम मदद जी करें। तो ये सब चीजें अभी जिसे कहते हैं कि हर कोई सामरिक दृष्टि से, और इसमें राजनीति भी है, कूटनीति भी है, सामरिक दृष्टि भी है, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजी, तीनों चीजें मिलके निकलती है। और मेरे ख्याल से अभी तक भारत सरकार की स्पष्ट नीति यही है कि भाई हम एक चुनिंदा सरकार से बात करेंगे। पूरे विश्व में एक ये भी पहल है कि तालिबान को इस चीज को कन्विंस किया जाए कि वह जो है एक पाथ ऑफ रिकंसिलेशन और सरकार चलाने के रास्ते में आए, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ पॉलिटिक्स। अब इसी हफ्ते में खबर ये भी थी एक प्रमुख की तालिबान फोर्सेस के साथ करीब करीब 21 पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, दे आर फाइटिंग इन अफगानिस्तान। शायद वो उम्मीद यही है कि जब ये तालिबान का कब्जा पूरा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है नजर सीधी कश्मीर के ऊपर आएगी, और ये एक किस्म से जो एक कोलैबोरेटिव जो चीजें चल रही हैं तालिबान और टेररिस्ट ग्रुप के अंदर, वो उसी दिशा के अंदर लेके जा रही है। कश्मीर में जो कुछ पॉलिटिकल प्रोसेस हैं वो भी शायद भारत सरकार की ओर से उस आते हुए खतरे को पहले से भांप कर उसको शायद नलीफाई करने की एक प्रक्रिया हो सकती है। इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहिए। देखिए, कश्मीर पे नजर तो पाकिस्तान की कितने सालों, कई दशकों से है, तो हर वो संभव कोशिश करती है कि वहाँ कोई ना कोई परेशान भारत को करता रहे। और अभी तक भारत सरकार ने और भारत की वहाँ पे जो हमारी सैन्य शक्ति है, उन्होंने इस चीज को विफल कर दिया है। और जैसे आपने कहा कि आगे वाले खतरा को आते हुए देख के कुछ कदम उठाएगी, एक तरह से शक्ति जो भारत की लगती है, मतलब हर किस्म से वहाँ पे कोशिश रहती है कि चीजें सुधर जाए। कई बारी जो आतंकवादी घटनाएं घटी है कश्मीर वैली में, बहुत शुरू से हमेशा एक चीज निकल के आई है, और कई जगह बयान है भारत सरकार का संसद में, चाहे सरकार कोई भी रही हो, कि वहां पे विदेशी टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, उनका घुसपैठ होता है। और बहुत पहले तो सिर्फ मतलब हमारे पड़ोसी और जो मुल्क है वहां से भी, अफगानिस्तान तक से कुछ लोगों का शुरुआत में 90 के शुरुआत में काफी हद तक पकड़े गए थे, उस तरह से हुआ था। तो ये चीज चलती आई है, लेकिन हमें अपना घर संभाल के रखना है। भारत सरकार इसलिए मेरे ख्याल से पूरा सजग है इस मामले। चलिए, अच्छी बात है, सजग हैं। और हालांकि ये भी एक सच है कि पिछले कुछ सालों में फॉरेन के टेररिस्ट में कमी आई है कश्मीर में, और जो होम ग्रोन टेररिज्म है वहां का, उसमें वृद्धि हुई है। इस बात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी एक्सेप्ट किया है। अंतिम सवाल अभी यहाँ पर, या एक किस्म से आपकी टिप्पणी कि यहां से अब कहाँ जाए, अब क्या दशा दिशा है, अल्टीमेटली भारत के लिए ऑप्शंस क्या है? देखिए,
सबसे बड़ी बात है, बहुत पुरानी बात है, हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही थी पाकिस्तान के संदर्भ में शायद। तो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान को हम मानते हैं, सार्क में भी वो हमारे साथ है, बीच में पाकिस्तान का जरूर रिश्ता बनता है, लेकिन अफगानिस्तान और भारत के बीच में रिश्ता बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हाँ, और मैं आपको बता आम आदमी के दूं, मैं लेवल पे बहुत व्यक्तिगत अच्छा तौर है। पे काबुल गया था। हाँ, आम आदमी के लेवल पे मैं बहुत अच्छा है। वही आपको बताया था, व्यक्तिगत तौर पे मैं गया था काबुल, और वो गया था एक रिपोर्टाज करने, जबकि भारत की एम्बेसी पे अटैक हुआ था, और हमारे कुछ एम्बेसी, नाम माफ करिए, भारत के एक एम्बेसी के लोग जो रुके हुए थे, कुछ शिक्षक रुके हुए थे, वो एक गेस्ट हाउस पे अटैक हुआ था, कुछ लोगों की घटना में वो लोग मारे भी गए थे। तो उस वक्त, उसके बाद हमारे एनएसए या गए थे शिवशंकर मेनन साहब, तो उनका विजिट कवर करने में अपने से अफगानिस्तान पहुंचा था। 2 दिन का उनका दौरा रहा, बहुत कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन जहाँ पे भी मैं बात करता था लोगों से, वो कहते थे, अरे आप दिल्ली से, इंडिया से हैं, आप हमारे भाई हैं, आप जाइए। तो यहाँ तक कि एयरपोर्ट में कम से कम 3 किलोमीटर दूर हमें उतरना पड़ता था फ्लाइट पकड़ने आने के लिए। मल्टीपल लेयर्स ऑफ चेक्स थे। आप तो चूंकि कस्टम्स में रहे, और आपको पता होगा कि लैडर पॉइंट तक चेक रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, 6 से 7। तो शुरुआत से लेकर कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। हर चेक पॉइंट पे जब वो पासपोर्ट देखते थे, कहते अरे इंडिया ब्रदर गो। तो वो आपको दर्शाता है कि वहाँ के लोगों के बीच में हमारा काफी गुडविल है आज भी। तो उसी गुडविल के तहत हमने वहाँ कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत है इंडिया का, और इन्वेस्टमेंट ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर पीपल, लोगों के भलाई के लिए, चाहे स्कूल है, चाहे एजुकेशन है, चाहे वो डैम हो, तलमा डैम हो, चाहे वो वहाँ की संसद की बिल्डिंग हो, तो तमाम सारी चीजें, सड़क जो बनाई है, बिजली के प्रोजेक्ट जो लगाए, ताकि आम लोगों को उससे फायदा मिले। और यही वजह है कि कहते हैं, यही सब वजह को लेकर पाकिस्तान काफी चिंतित रहता है, बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है कि लोग इनके साथ है और सरकार हमारी। तो ये विडंबना तो रहेगी, लेकिन कूटनीति और सामरिक तरीके से देखा जाता है तो भारत की अपनी व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है अफगानिस्तान में, लेकिन बाकी परिस्थितियां बदलेंगी तो रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और चूंकि अब चाइना बीच में आ गया है, तो एक तरह से थोड़ी सी क्या है कि हालात थोड़े से ट्विस्ट होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाइना एक अलग ही एंटिटी है। जब वो कहीं एंटर करता है तो फिर बाकी लोगों के लिए वहां जगह बन नहीं पाती है। तो दर्शक मित्रों, ये था लेकिन अफगानिस्तान के मानना ऊपर। है, जी, मैं आ रहा आपके इसमें पास, ये भी मानना, आपके पास ही आ रहा हूँ कि कोई आखिरी टिप्पणी हो तो आप जरूर कीजिएगा। माफ कीजिए, चाइना का आपने जिक्र किया, एक मानना जा रहा है कि क्या चाइना की जो स्थिति है वो सामरिक दृष्टि से कैसे देखेगा, क्योंकि क्या वो अपना जियो इकोनॉमिक्स को बढ़ाएगा, ये जियो स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करना चाहेगा, क्योंकि चाइना का ज्यादा से ज्यादा समस्या है, वो इन्वेस्टमेंट करती है कई जगह पे, और उस इन्वेस्टमेंट का उनको फायदा मिलना चाहिए। तो ऐसे में उनको चाहिए कि भाई वहां पे परिस्थिति संभली रहे। अगर तालिबान के बाद, या अगर वहां पे जो हालत बिगड़ जाती है, तो पैसा लगाना तो दूर, आप अपने लोगों को नहीं, जैसे पाकिस्तान में हाल फिलहाल में अटैक हुआ, तो पाकिस्तान को में अटैक, जबकि सीपीसी कॉरिडोर में कहा जाता है कि पाकिस्तानी फौज उसको प्रोवाइड कर रही है सिक्योरिटी। तो ऐसे में चीन के लिए समस्या है, और उनको एक और समस्या है जो हम अक्सर सामरिक दृष्टि से लोग बात करते हैं, उनके उइगुर और जिनजियांग प्रोविंस में जो वहां पे मुस्लिम बहुल लोग हैं, जी जी, उसका क्या असर रहेगा। तो चीन को ये भी एक बड़ा अंदेशा रहता है कि अफगानिस्तान तालिबान के तहत, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, तालिबान फिर से अपने उसी रास्ते पे चल पड़ा है, कहते हैं कि भैया आप स्कूल नहीं जाएंगे, फलाना नहीं। अभी छोट रिपोर्ट्स आ रही हैं, इतना व्यापक है अभी कह नहीं सकते। तो अगर रास्ते पे चल पड़ेगा तो चीन भी अपने आप को संभालेगा। दरअसल क्या है कि तालिबान से उम्मीद करना कि वो सुधर जाए, और अल्टीमेटली जो, हाँ आपने कहा कि जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, फिर वही ब्रुटैलिटी जो है फिर से नजर आनी शुरू हो गई है, एंड दे आर बैक टू देयर ओल्ड वेज। खैर, सिचुएशन तो बहुत फ्लूइड है वहां पर। आने वाले दिनों में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। अधिकतर देशों ने अपनी फिंगर्स क्रॉस की हुई है इस टाइम, और दे आर जस्ट वॉचिंग फ्रॉम द साइडलाइंस कि क्या हो सकता है।
क्योंकि खतरा जब होता है तो फिर सारी दुनिया के लिए होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के लिए हो, क्योंकि जो बाकी देश हैं इसमें चाहे ईरान हो या चाइना हो या रशिया हो, और रशिया तो 20 साल भुगत चुका है और किस ढंग से उसने मार खाई है, फिर अब अमेरिका 20 साल रह के उसने भी देख लिया। तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टेरेन, इसको कोई समझ नहीं पाया आज तक। अफगानिस्तान एक ऐसा एरिया रहा है। खैर देखते हैं क्या होता है, हम तो तो कहते हैं उम्मीद ना, करेंगे। हाँ जी, जी कहिए। अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। यस, इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट पहले इट। ब्रिटिश, रूस, पहले ब्रिटिश गए, उसके फिर बाद उसके बाद यूएस, तीनों को सोवियत यूनियन, अब अमेरिका। रूसी तो रूसी रहे। अगर चाइना भी उसी राह पे जाना चाहता है तो जरूर हमारा, हम अपनी ओर से कहेंगे जाइए साहब, जरूर जाइए। आप भी देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो चलिए दर्शक मित्रों, आपसे हम लेते हैं विदा, और हम विदा लेते हैं केवी प्रसाद जी से। शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों को अफगानिस्तान के बारे में जो ताज़ा सिचुएशन है उसके बारे में आपने बताया। तो बहुत जल्दी दोस्तों आपसे मिलेंगे नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ। हमें दीजिएगा आज्ञा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।